पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड फुल टाइम ऑनर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, आप वो नाम ध्यान से देखिए। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, मोहनलाल, सचिन पायलट, अनुराग ठाकुर, अभिनव बिंद्रा। ये जो भी नाम मैंने अभी आपको बोले, इन सब नामों में एक चीज़ कॉमन है, इन सब ने यूनिफॉर्म डाल रखी है, वो भी इंडियन आर्मी की, और सारे के सारे ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं। तो आपको इस चीज़ का सरप्राइज नहीं होता कि इन सारे लोगों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म कैसे पहन रखी है। एक तो इनकी एज इतनी है, तो क्या इस एज में कोई इंडियन आर्मी में जा सकता है? और अगर जा सकता है तो उसके लिए क्या रूट है? और दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिफॉर्म के अलावा और एक चीज़ और इन सब में कॉमन है, ये सब अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं या किसी ना किसी फील्ड में ऑक्यूपाइड हैं। तो सिविलियन हैं और सिविलियन होने के साथ साथ अपना सिविल का काम भी करते हैं, जो भी काम ये कर रहे हैं, और सिविल के काम के साथ साथ इन्होंने यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। तो क्या ये फुल टाइम ऑफिसर्स हैं, या ये मैं ये कहूँ कि क्या ये रेगुलर ऑफिसर्स हैं? तो यस, इसमें जितने भी नाम मैंने आपको लिए और लंबी लिस्ट है, मैं अभी जो फेमस नाम है उनके बारे में आपसे बात की ताकि आप थोड़ी से उसको रिलेट कर पाओ। तो आज हम ऐसे ही किसी एक एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेरिटोरियल आर्मी। सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और हम अपने करियर इन डिफेंस की इस सीरीज़ में आज डिटेल में बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी क्या है, कौन कौन टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, पोस्टिंग कहाँ होगी, ज्वाइनिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, और उसके साथ साथ क्या मैं रेगुलर आर्मी में सर्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आज हम इन सारे सवालों के जवाब लेकर आपके सामने हैं। सो आपका हमारे चैनल प्रथम पग में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका ये जो वीडियो है उसको एक सवाल के साथ शुरू करता हूँ। वो सवाल ये है, जनरली फौज में जाने की जो लास्ट एज है अफसर बनने की वो है 25, 26। अगर टीजीसी एंट्री से जाते हैं तो लास्ट एज है 27। फौज में चूंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है तो लास्ट एज यही है, इसके बाद आप फौज में अफसर बन के नहीं जा सकते। लेकिन अभी जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपकी एज 18 साल से 42 साल तक 42 ईयर्स तक है तो आप सब इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपना जो जिस भी प्रोफेशन में है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ दिस टीए ऑल अबाउट, टेरिटोरियल आर्मी का क्या काम है और टेरिटोरियल आर्मी क्या है। तो टेरिटोरियल आर्मी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, आर्मी की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो रेगुलर आर्मी की तरह ही काम करती है, और ये टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी का ही हिस्सा है, पार्ट है। इस टेरिटोरियल आर्मी में 40,000 मैन पावर है जिनकी अलग अलग यूनिट्स हैं और जिनके अलग अलग काम हैं। जो रेगुलर यूनिट्स हैं ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में जो भी ऑफिसर्स जाते हैं वो परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप परमानेंट कमीशन के थ्रू जा सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी में। अब टेरिटोरियल आर्मी के बारे में तो आपको पता लग गया कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है। इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी में कौन कौन जा सकता है। तो टेरिटोरियल आर्मी में वो सारे सिविलियंस जा सकते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स के बीच में है। इसमें मेल भी जा सकते हैं, फीमेल भी जा सकती हैं, और 2019 से फीमेल को भी एंट्री देना इसमें स्टार्ट हो गई। उससे पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल थे। आज के टाइम पे 18 से 42 साल के जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं वो सारे जा सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट जो भी है वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए। इसके साथ साथ हम बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात करते हैं। तो एज मैंने आपको बता दिया कि आपकी एज 18 टू 42 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है वो है गेनफुली एम्प्लॉयड। तो जब आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उन्होंने कि गेनफुली एम्प्लॉयड। तो गेनफुली एम्प्लॉयड क्या है?
गेनफुली एम्प्लॉयड का सिंपल सा मतलब ये है कि चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपका अपना कोई बिजनेस है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपका कोई अपना बिजनेस है, जहाँ से आपकी कुछ इनकम है, कुछ अर्निंग है, सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, वो सारे सिविलियन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना ऑफिसर बनने का जो सपना है, जो वो नहीं पहले पूरा कर पाए, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि सर ठीक है, एलिजिबिलिटी तो मेरे में है, अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एक 3 स्टेज प्रोसेस है। 3 स्टेज प्रोसेस का मतलब ये है कि अच्छा, कुछ टाइम पहले इसका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था, आपको फॉर्म नोटिफाई किया जाता था, आप फॉर्म भरते थे और आपके मार्क्स के बेसिस पे फिर आपको आर्मी कॉल करती थी और उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते थे बहुत कम होते थे। लेकिन आज के टाइम पे जब भी ये फॉर्म निकाला जाता है उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है। तो उन्होंने कैंडिडेट को की स्क्रीनिंग के लिए एग्ज़ाम भी ऐड कर दिया, रिटन एग्ज़ाम भी ऐड कर दिया। ये रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगा। दूसरा पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा और जिसमें इंग्लिश और जीके आएगा। इन दोनों पेपर जो 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स में पूरा ओवरऑल पेपर पास करने के लिए आपको 100 मार्क्स चाहिए। लेकिन इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी इंक्लूडेड है और सेक्शनल कट ऑफ आपके कितने हैं, तो 40% ईच सेक्शन में आपके मिनिमम होने चाहिए। तो लेट्स से आपने मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन है तो कम से कम 20 मार्क्स आपके मैथ्स में होने ही चाहिए और कम से कम 20 मार्क्स आपके रीजनिंग में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ आप किसी एक सेक्शन में अच्छे मार्क्स ले आइए और आपका जो 100 का मार्क्स है, जो आपका जो 100 का क्राइटेरिया है, आप उसको आराम से पार कर सकते हैं और आप रिटन एग्जाम पास कर सकते हैं। एक बार ही आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया तो जितनी भी कमांड्स में पेपर हो रहा है, जैसे अगर मैं अभी जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ ये सेंट्रल कमांड में आता है, तो सेंट्रल कमांड में जितने भी बच्चे पास हुए, ऐसे नदन कमांड में, सदर्न कमांड में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, जितनी भी हमारी कमांड्स हैं उन सारे कमांड से उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपके रिस्पेक्टिव जो कमांड्स हैं वो आपको पीआईबी के लिए बुलाएंगे। पीआईबी आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड ये उन लोगों के लिए है जो स्क्रीनिंग से पहले भी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये वो इंश्योर करना चाहते हैं कि ये कैंडिडेट क्या फौज के लिए फिट है या नहीं है, थोड़ा फौज में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या सिर्फ फॉर्म निकला था तो फॉर्म भर दिया और यहाँ पर आ गए हम। तो अगर आपकी रिस्पेक्टिव कमांड्स में आपको पीआईबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पीआईबी इंटरव्यू जनरली 2 दिन का प्रोसेस अब होने लग गया, पहले 1 डे एग्जाम होता था, 1 डे प्रोसेस था ये। इसमें से पहले 1 दिन पहले आपको बुला लिया जाता है जिसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाते हैं और कुछ फॉर्म वहाँ पे भी भराए जाते हैं जिसके बेस पे आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपके बोर्ड में, आपके कमांड में। जनरली इस कमांड में 2 से 3 ऑफिसर्स बैठते हैं, एक पैनल बैठता है 2 से 3 ऑफिसर्स का, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और अगर उनको लगता है कि ये कैंडिडेट जो पीआईबी के लिए आया है, रिटन पास करके आया है, अगर ये कैंडिडेट फौज के लिए इंटरेस्टेड है और अगर आपने उनको कन्विंस कर दिया तो आपका नाम एसएसबी इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो पीआईबी में अगर आप रिकमेंड होते हैं या पीआईबी में अगर उन्होंने आपका नाम रिकमेंड कर दिया एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो एसएसबी इंटरव्यू जहाँ जहाँ आर्मी के एसएसबी होती हैं उन 4 सेंटर्स में से, जैसे भोपाल, इलाहाबाद, बेंगलोर और कपूरथला, यहाँ पर कहीं पर एक जगह आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। एसएसबी इंटरव्यू जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस और उसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके उसके बारे में देख सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू हो गया। एसएसबी इंटरव्यू के बाद एज यूजुअल जैसा आपका मेडिकल होता है, आर्मी का मेडिकल है, वैसे आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद में सारे बोर्ड्स का डेटा कलेक्ट करके, सारे मेडिकल के बाद जितने भी कैंडिडेट टोटल पास होंगे उनकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। और देखिए ज्वाइनिंग की जब मैं बात करता हूँ तो ज्वाइनिंग में आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होगा, कैंडिडेट्स के लिए पहले ये होता है कि सर जब ज्वाइन करेंगे तो कहाँ ज्वाइन करें। तो ज्वाइनिंग के जब इंस्ट्रक्शंस आपको आ जाएंगे तो ज्वाइनिंग आपकी 2 तरीके से की जाती है। एक तो ज्वाइनिंग या तो आपको डायरेक्टली यूनिट्स में भेज देते हैं, जो आपकी यूनिट्स आपको अलॉट हुई हैं, और बेसिक थोड़ा बहुत आपको परेड और सल्यूट ये सारी चीज़ें सिखा के उसके बाद फिर यूनिट आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजती है। तो ऑफिसर्स के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है वो महाराष्ट्र और जगह का नाम है देवलाली,
और 1 मंथ का आपका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट किया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग कराया जाता है। और बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ ही 1 साल के भीतर आपका जो 2 महीने का एनुअल ट्रेनिंग कैंप कराया जाता है। दैट मीन्स पहले साल जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी है, 1 महीने बेसिक ट्रेनिंग और 2 महीने आपका एनुअल ट्रेनिंग कैंप। उसमें आपको फायरिंग और रनिंग और बाकी दूसरी जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और इसके बाद फिर आपकी एक ट्रेनिंग और होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग। पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग अगर पिछला वाला अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो उसमें दिया है पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग। पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग जो है ये आपका एक 3 मंथ 90 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसको आपको ज्वाइन करने के 2 साल के भीतर कंप्लीट करना है। 2 साल के भीतर आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे पोस्ट कमिश्निंग। और जो पोस्ट कमिश्निंग होती है वो इससे पहले तो IMA देहरादून में होती थी, लेकिन पिछली बार वाला नोटिफिकेशन अगर आप चेक करेंगे तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आपका OTA चेन्नई होगी। अब क्यों था ऐसा वो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा था। इससे पहले IMA देहरादून में होती थी। अब ज्वाइन तो आपने कर लिया टेरिटोरियल आर्मी। अच्छा, अभी सोच रहे हैं कि ज्वाइन तो कर लिया आपने टेरिटोरियल आर्मी, लेकिन ज्वाइन करने के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी काम क्या करती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और टेरिटोरियल आर्मी के काम के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप टेरिटोरियल आर्मी की लिस्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या काम करती है, तो उसमें लिस्ट में कई सारी टेक्निकल चीज़ें दी हैं जिसमें रेगुलर सिविलियन कैंडिडेट को समझ नहीं आती हैं। तो मैंने उनको थोड़ी से ब्रेक किया है और उनको ऐसे समझिए कि रेगुलर आर्मी को जो असिस्ट करने का काम है वो काम कौन करता है, वो आपकी टेरिटोरियल आर्मी करती है। रेगुलर आर्मी जब अपने रेगुलर कामों में बिजी होती है उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, आप कई बार रेलवे में देखते हो कि पूरा का पूरा उनका लोड, पूरी की पूरी यूनिट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, तो जनरली उसमें ये असिस्ट करते हैं उनको। प्लस आप अक्सर देखते रहते होंगे कि फौज ने बहुत सारा काम किया इकोलॉजी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, और जो गंगा के लिए एक स्पेशल टेरिटोरियल यूनिट बनाई गई है, और ये गंगा के लिए जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का काम करते हैं तो वो भी फौज देखती है। वो भी फौज की यही यूनिट है टेरिटोरियल आर्मी, जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। इसके साथ साथ कई बार आप देखते हो कि रेगुलर आर्मी को किसी अपने ऑपरेशन में जाना है तो एक रोड ओपनिंग पार्टी होती है जिसको हम ROP बोलते हैं। दैट मीन्स पहले उस एरिया में कुछ कुछ जगह पे जाके वो वहाँ पे जगह को सैनिटाइज करते हैं, बाकी सारे लोगों से खाली कराते हैं ताकि जो रेगुलर आर्मी का मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। तो ये काम भी टेरिटोरियल आर्मी करती है। इसके साथ साथ मान लीजिए कहीं पर कोई ऑपरेशन किया रेगुलर आर्मी ने, तो ऑपरेशन के बाद रेगुलर आर्मी वहाँ से इनको पोस्ट करके और ये उनको असिस्ट करते हैं इस बात के लिए। मान लीजिए कहीं पर एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी काम करती है। उस एरिया को सैनिटाइज करना है, वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी काम करती है। इसलिए इनको कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ कमांड। इसके साथ साथ कई बार आप देखते हो कि आर्मी को सिविलियन का क्राउड मैनेजमेंट भी करना होता है, वो भी यही करते हैं। कई बार आप देखते हो नेचुरल कैलामिटी में भी आर्मी यूज़ होती, आर्मी काम करती है, वहाँ पर भी ये टेरिटोरियल आर्मी के जवान काम करते हैं। और ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर रेगुलर आर्मी के साथ काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी आर्मी की रेगुलर आर्मी ज़्यादा अच्छी है, ये आर्मी ज़्यादा अच्छी है। ये उन लोगों के लिए है जो सिविलियन है और फौज में अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से पहले नहीं बन पाए थे, अब उनके पास ये बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साथ साथ अब दूसरा सवाल जो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आया होगा कि सर इसकी पोस्टिंग कैसी होती होगी। तो पोस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है इनकी पोस्टिंग का। पहले तो देखिए, अगर आप सिविलियन हैं और आप अपनी किसी भी जॉब में हैं, लेट्स से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आप अपने ऑफिस से पहले आपको लिखवा के देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिसर बन गए तो वो गेस्टेड पोस्ट है, और आप मान लीजिए अभी गेस्टेड पोस्ट में नहीं है तो आप तो ऑफिस में बड़ा टशन से बोलोगे कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, गेस्टेड ऑफिसर हूँ, तो मुझे कुछ प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरी कुछ सैलरी बढ़नी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लें आप। अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू जाते हैं तो आप रेगुलर आर्मी ऑफिसर की तरह ही सर्व करेंगे। सारी चीज़ें, सारे पेन पर्क, सारी फैसिलिटीज़ जो एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर को मिलती हैं सर्विस के टाइम पे, वही आपको भी यहाँ पे मिलेंगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो रेगुलर आर्मी ऑफिसर के लिए जो भी सैलरी है वही सैलरी आपको भी मिलेगी। जो अलाउंसेस हैं आपको भी वही अलाउंसेस मिलेंगे जो उनको मिलते हैं। अलाउंसेस के साथ साथ जब वो रेगुलर सर्विस में होते हैं तो उनको हाउस या उसका अलाउंस मिलता है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और जो भी आपको ध्यान आ रहा है कि एक रेगुलर ऑफिसर्स को मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको भी अलाउड है, लेकिन तब तक जब तक आप रेगुलर आर्मी की तरह सर्व कर रहे हैं।
तो जैसे आपको मैंने बोला कि 2 साल का कम से कम एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, तो अगर आप अपनी सिविल की जॉब भी करना चाहते हैं प्लस 2 महीने के लिए हर साल फौज में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी सिर्फ 2 महीने की मिलेगी। ये नहीं है कि आपने 2 महीने सर्विस की और पूरे साल की सैलरी मिलेगी। सैलरी सिर्फ उतने टाइम की ही मिलेगी आपको जितने टाइम आपने आर्मी में सर्व किया। उसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी आपको रेगुलर रहेगी। आप अपने नाम के आगे अपना रैंक लगा सकते हैं और बाकी की जो सुविधाएं फौज आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारा कुछ अलाउड है। ये तो हो गया अगर आप रेगुलर ऑफिसर की तरह सर्व करते हैं। दूसरी एक पोस्टिंग है जो जनरली सिविलियंस को नहीं पता होते, उसको हम कहते हैं अर्बन पोस्टिंग। अर्बन पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पर रह रहे हैं और आप हफ्ते में 2 दिन वीकेंड में सैटरडे और संडे जाके अपनी सर्विस देना चाहते हैं, तो 4-4 घंटे के लिए आपको वहीं जहाँ यूनिट आपके अलॉट होगी 4 घंटे जाइए यूनिफॉर्म लगा के और 4-4 घंटे करके आप सैटरडे संडे। तो आपको पता है कि एक साल में 52 वीक्स हैं, तो आपने अगर संडे भी चूज़ किया तो एटलीस्ट 52 संडेज आपने सर्विस करी और उसको वो जो 2 महीने का आपका ATC है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, उसी की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो आप ये अर्बन पोस्टिंग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको साल में 2 महीने का टाइम मिलता है। आप बाकी सारी चीज़ें अपनी सेट करके और 2 महीने के जाइए और अपनी यूनिट में 2 महीने की ट्रेनिंग करिए और उसके बाद वापस आके अपने काम में लग जाइए। हाँ, लेकिन अगर फ़ौज को कभी आपकी ज़रूरत है तो फ़ौज आपको कभी भी कॉल कर सकती है और ये अच्छी बात भी है। इसी के लिए आप जाना चाहते हैं, इसी के लिए आपने यूनिफॉर्म पहनी है। तो ये थे इसके सारे पॉइंट्स। होपफुली मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हों। सो इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज़ अ पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड फुल टाइम ऑनर। आप आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म डाल सकते हैं और आप जिस भी अपने बिजनेस में, काम में, जॉब में बिजी हैं, आप वो आराम से कर सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जैसे अनुराग ठाकुर, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ आर्मी ऑफिसर भी हैं। वो दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। आप भी इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसमें मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोगों ने पुराने हमारे वीडियोस देखे लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और इसका फॉर्म जो आने वाला है वो अगला मई या जून के मंथ में आ जाएगा। इसका एग्ज़ाम आपका अगस्त के महीने में होगा और अगस्त के महीने में ही आपका 20 दिन के भीतर आपका PIB की कॉल आ जाती है और 2 महीने के अंदर आपकी SSB इंटरव्यूज़ की कॉल आ जाती हैं। इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई और भी डाउट हैं तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।